हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ कि आज जो एनसीईआरटी का क्लास 9th है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर के पदार्थ। इससे पहले हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो थ्योरी का और उसका प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। ये अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक पढ़ चुके हैं। जिसने फिजिक्स का चैप्टर नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9th का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। अध्याय 1। आज का इस वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा थ्योरी का, यानी कि आप एक ही वीडियो में थ्योरी का एनसीईआरटी का हर टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में और बेहतर नोट्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे आसपास के पदार्थ है वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका क्या अभिलाक्षणिक गुण है, उसके भौतिक गुण को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तापमान परिवर्तन पर प्रभाव देखेंगे। उसके बाद फिर दाब परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर के अध्याय में, है ना, टॉपिक देखेंगे। उस सभी टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो हमारे आसपास के पदार्थ देखिए, चैप्टर का ही नाम है कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ देखते हैं हमारे आसपास में है ना। जैसे हम क्लासरूम में हैं तो बोर्ड है, चौक है ना, डस्टर है, बेंच है, टेबल है, चेयर है। तो ये सभी पदार्थ जो है किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आखिर ये पदार्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या है, उसका डिफिनेशन। तो देखिए बिल्कुल हैंडराइटिंग नोट से आसान भाषा में लिखे हैं ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। पदार्थ क्या है कि वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, ठीक है ना। पदार्थ का एक डिफिनेशन होगा कि जो भी स्थान घेरता हो, यानी कि आयतन, है ना, और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मीन्स भार, उसका कुछ भार होगा और जो स्थान घेरता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। उदाहरण हवा में क्या है, वो स्थान घेरता है और उसका कुछ आयतन होता है। पानी भी जिस वस्तु पर रखेंगे, है ना, बर्तन पर रखेंगे वही स्थान घेर लेगा, वही उसका आयतन हो जाएगा और उसका कुछ भार होगा। पत्थर का भी कुछ आयतन होगा, उसका भी भार होगा। पौधे का भी आयतन होगा, भार होगा। लोहा, इस प्रकार आदि, यानी कि इस प्रकार से हम विभिन्न पदार्थ को देखते हैं जो भी स्थान घेरता है और जिसका भी भार होता है ना, वह पदार्थ क्या कहलाता है ना, पदार्थ ही कहलाता है, वो वस्तु, ठीक है। अब पदार्थ क्या नहीं है वो भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कौन सा, है ना, कि पदार्थ नहीं है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पंचतत्व कहते हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने क्या है, पदार्थ को मूल 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। वह 5 तत्व क्या है ना। पहला है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इस प्रकार से प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें ही क्या कहेंगे, पंचतत्व, ठीक है ना। पंचतत्व के अंतर्गत क्या क्या आया, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यानी कि इन्हीं 5 तत्वों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या है ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो जो भी पदार्थ देखे हैं, जो कि स्थान घेरता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, तो उसके क्या भौतिक गुण है ना। कैसे उसको भौतिक गुण मीन्स उसको देखकर, छूकर उसको पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ जो है वो कणों से बना है। पहला इसका भौतिक गुण क्या होगा कि पदार्थ कणों से बना है। कहने का मतलब पदार्थ जो है वो लगातार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो भी हम लोग बड़ा देखते हैं जैसे कि पत्थर, है ना, तो वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना है वो पत्थर। तो इसका भौतिक गुण क्या होगा कि पदार्थ कणों से बना होता है। दूसरा इसका भौतिक गुण होगा कि पदार्थ के कण जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं।
कहने का मतलब ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि हम लोग नेक्स्ट इसका केमिस्ट्री में परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी चीज़ों परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसके बाद परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहला चैप्टर से ही आपका बेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे बेस होगा वैसे वैसे चैप्टर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कह गया कि ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, अब पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है, ये तो भौतिक गुण हो गया था, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्ट क्या है, किसी भी पार्टिकल का यानी कि कण का। ठीक है ना, पदार्थ के कणों का। तो इसका पहला विशेषता होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कहने का मतलब जैसे कि हम लोग पानी में नमक या चीनी घोलने पर वो क्या होता है, रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। यानी कि पानी में नमक या चीनी जब घोलते हैं तो पानी और नमक गायब क्यों हो जाता है, क्यों पानी में अच्छी से मतलब घुल जाती है ना, समांगी मिश्रण मतलब समावित हो जाती है, क्यों? तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा, खाली स्थान होगा। पानी, जैसे पानी के कण है, ठीक है, पानी के कण, इस कण के बीच क्या हुआ, चीनी या फिर नमक घुला गया है, जिसमें कि वो समावेशित हो गया है ना, घुल गया पूरी तरह से। तो इसका यही विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है, तभी तो वो पानी और नमक, पानी में नमक या चीनी घुल जाती है पूरे रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, दूसरा इसका विशेषता हो गया कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, लगातार गति करते हैं। कैसे कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। कणों के बीच तो सबसे पहले की गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे तापमान उस पर बढ़ाएंगे कणों की गति और भी तेज हो जाती है। जैसे कि यदि हम पानी को, है ना, पानी को गर्म करते हैं तो उनके बीच तापमान बढ़ जाती है और इस प्रकार उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण पानी जो है वो खोलने लगता है, वाष्पित हो जाता है। यहाँ तो इसका क्या हुआ, इसका विशेषता, यानी कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, इसका तीसरा विशेषता है कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कहने का मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें साथ रखता है। जैसे कि यदि नल के पानी को यदि हम खोलते हैं, है ना, नल के पानी को खोलते हैं और उस पानी को अपने हाथों से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो पानी अलग होता है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखा है ना, उन्हें साथ रखने के हमेशा कोशिश करता है, आकर्षण करता है। इसीलिए पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा इसका, यानी कि गुण, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पदार्थ की विशेषताएं, भौतिक गुण और उसकी विशेषताएं को देखें। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ के क्या क्या अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो पदार्थ के जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। पहला होगा ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, ठोस में देखिए, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों में क्या समानताएं हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला इसका देखेंगे आकार, कि ठोस का आकार क्या है। ठीक है ना, तो इस चार्ट के माध्यम से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। इसी चार्ट के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर जो है 50% कवर हो जाएगा। यानी कि इसी से क्वेश्चन कि इसका आकार, उसका संपीड़ितता, उसके आकर्षण, उसके दृढ़ता, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न बनती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, ठोस, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना, क्योंकि उसके कण जो है वो पास पास होती है, तो इसीलिए उसकी आकार निश्चित, जबकि द्रव की आकार अनिश्चित और गैस की भी आकार अनिश्चित।
ठीक है, तो आपका एक लाइन में यानी कि एक चार्ट के माध्यम से तीनों की विशेषता याद हो गया। ठीक है, दूसरा इसका आयतन देखेंगे। इन सभी का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि आकार क्या है, आयतन क्या है। ठीक है, आयतन क्या होगा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होगा और द्रव का आयतन भी निश्चित होगा। आयतन मीन्स क्या हो गया, मतलब जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका आयतन है ना, आकार चेंज होगा लेकिन उसका आयतन जो है द्रव का निश्चित होगा। ठीक है, और गैस अनिश्चित होगा। ठीक है, गैस आकार और आयतन दोनों में अनिश्चित होगा। फिर आएगा संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होगा, ठोस में नगण्य होगा जबकि द्रव में ठोस से कम होगा और गैस में बहुत अधिक होगा। ठीक है ना, संपीड़ितता। उसके बाद कणों के बीच आकर्षण। कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक किसका होगा, ठोस का होगा, क्योंकि सबसे मजबूत पकड़ के रखता है कौन, ठोस। उनके बीच बिल्कुल भी मतलब बहुत रिक्त स्थान नहीं होने के कारण जो है उनके कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक होगा। उसके बाद द्रव में मध्यम होगा और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होगा, गैस में होगा। ठीक है ना, फिर है दृढ़ता या फिर तरलता। दृढ़ता यानी कि ठोस जो है वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि द्रव जो है वो तरल होते हैं और गैस गैसीय अवस्था या फिर फ्लो होते हैं, है ना, वो फ्लो करते हैं गैस। कणों की स्थिति क्या होता है कि कण बिल्कुल ठोस में पास पास होते हैं, है ना, कणों की स्थिति में, जबकि द्रव में थोड़ा रिक्त होता है और गैस में दोनों से ज़्यादा रिक्त होता है। यानी कि सबसे अधिक कणों की स्थिति में रिक्त स्थान किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, फिर इसका अगली विशेषता देखेंगे कि विसरण। विसरण जो है एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होती है, यानी कि ठोस में विसरित नहीं होती है, जबकि द्रव में है, द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है और गैस अन्य गैस से तीव्रता से विसरित होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस तीनों का एक चार्ट के माध्यम से हम लोग उसके गुण को देखें। अब एक एक करके जानेंगे कि आकार क्या है, आयतन क्या है, संपीड़ितता क्या है। इसको परिभाषित करने के लिए है ना एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी क्या है। कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि ठोस में यह गुण पाया जाता है कि उसको बाह्य बल लगाते हैं तो अपने आकार को अपनी ही अवस्था में बनाए रखने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। इससे ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए दृढ़ होता है। इसे ठोस में ही एक रबड़ का उदाहरण देंगे। ठीक है ना, रबड़ भी क्या है, एक प्रकार का ठोस है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका ठोस का 3 उदाहरण दिया हुआ है। क्या है, देखिए रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या यह ठोस है। ठीक है, तो अभी जो देखे कि उसकी दृढ़ता, बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, या अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। यानी कि वो अपने अवस्था में ही बनाए रखना चाहते हैं, जितना भी उस पर बल लगाएंगे फिर वो बल हटाने से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है वो दृढ़ता है, रिजिडिटी है। ठीक है ना, तो ये गुण ठोस में पाया जाता है। उसके बाद संपीड़ितता है ना, संपीड़ितता ना कंप्रेसिबिलिटी क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाह्य दबाव यानी कि बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं, यानी कि इसीलिए ठोस में सबसे नगण्य होता है, उसके बाद है ना द्रव में, और सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में। कणों के बीच रिक्त स्थान होना ये क्या कहलाता है, संपीड़ितता। ठीक है,
उसके बाद होता है तरलता। तरलता क्या है? इनकी फ्लूइडिटी। तो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तरलता। और यह सबसे अधिक किसमें देखा जाता है? गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में। द्रव एवं गैस बहती है इसलिए इन्हें तरलता कहते हैं, सबसे अधिक गैस में। ठीक है, देखिए चार्ट में मैंने क्या बताया कि चार्ट से ही आपका पूरा याद हो जाएगा। सबसे अधिक किसमें फ्लो होती है? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट होगा कि बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना का क्या मतलब है? कि किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन पूर्णतः फैल जाते हैं क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराणुकिक बल के कारण होता है। ठीक है ना, किसी भी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, एलपीजी के कैसे उसको संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकार, शेप। जैसे ठोस में सब क्या देखे कि उसकी आकार जो है वो निश्चित है, जबकि द्रव एवं गैस में उसकी आकार अनिश्चित है। कहने का मतलब ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है। ठीक है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है ना। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में द्रव या गैस को रखेंगे उन्हीं का ये आकार ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का जो है वो निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसका छठा डिफिनेशन होगा गतिज ऊर्जा, है ना, कि पदार्थ को बीच लगातार निरंतर गतिशील होता रहता है और वो गतिज ऊर्जा करती है। तो गतिज ऊर्जा है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो पदार्थ के कणों की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि पदार्थ जब लगातार गतिशील करता है तो उस गति के कारण जो है वो गतिज ऊर्जा में आ जाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक ना, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में होती है? गैस में होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में, है ना, क्योंकि उसकी सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किस में होती है? गैस में, लगातार गतिशील करते रहते हैं। फिर है इसका घनत्व, यानी कि एक आता है डेंसिटी। घनत्व क्या है? किसमें सबसे अधिक घनत्व होता है? ठोस, द्रव या फिर गैस में? ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव कि कोई भी पदार्थ दे दिया जाएगा कि इनमें से किसका घनत्व सबसे अधिक है या फिर कम है। ठीक है, तो घनत्व को जानते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, m यानी कि मास बट्टे वॉल्यूम। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है और घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब सबसे घनत्व सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक जो है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है ना, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब, या फिर इसको इसको मीटर क्यूब प्रति और लीटर में व्यक्त करते हैं उसके मान को। यदि एक उदाहरण दे दिया जाएगा कि सबसे अधिक किसमें है, ये आपका है ना, क्वेश्चन है बीच का, बताएंगे जब क्वेश्चन आंसर। तो सबसे अधिक लोहा, चौक, शहद, जल, रुई, चिमनी का धुआं, है ना, ये दिया हुआ है कि सबसे अधिक किसमें होगा घनत्व। तो इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकती है? यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से ठोस हो सकता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, कि जल जो है वो तीनों अवस्था में रह सकता है। यानी कि जल क्या है? द्रव में भी रह सकता है, ठोस में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। कैसे? तो इसका है कि क्या पदार्थ, इसका मतलब है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा है ना, तब ना वह जल जो है वो तीनों स्टेज में पाई जा रही है। जैसे कि ठोस में बर्फ के रूप में, द्रव में जल के रूप में, गैस जैसे जलवाष्प के रूप में। यानी कि जल तीनों अवस्था में पाया जा रहा है। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक क्या होती है कि वह निश्चित तापमान
जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। गलनांक मीन्स गलना कि एक निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है, उसे उस पदार्थ को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। इसका उदाहरण होगा कि बर्फ का गलनांक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, या इसको सामान्यतः 273 लिखते हैं ना, 1 को उतना नहीं लिखते हैं सामान्यतः। तो बर्फ का गलनांक ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बर्फ का गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, है ना। उदाहरण जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन होता है, या फिर इसको सामान्यतः 373 केल्विन लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब द्रव को तापमान देते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाती है तो द्रव जो है वह उबलने लगता है ना, इसी को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बनाने के लिए दिया जाता है एनसीईआरटी का ही नोट की तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, इसीलिए इसके मात्रक को क्या लिखते हैं, मान को केल्विन में। ठीक है ना, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, देखिए मैंने यहाँ नोट करके बताई है। उसके बाद तापमान दिया हुआ रहेगा केल्विन में, सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करने के लिए देगा कि केल्विन को सेल्सियस में बदले या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदले। ठीक है ना, सेल्सियस में मान दे देगा, केल्विन में चेंज करे, केल्विन में मान दे देगा, उसको सेल्सियस में चेंज करें। तो देखिए इसका एक पॉइंट याद रखिएगा कि तापमान का मान केल्विन से सेल्सियस में, है ना, केल्विन में दिया रहेगा, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए जो भी तापमान दिया हुआ रहेगा, यानी कि दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए, है ना, 273 घटा देंगे जो भी केल्विन का मान है, तो ये मेरा सेल्सियस में आ जाएगा मान। और यदि सेल्सियस में केल्विन में बदलने के लिए दिए गए तापमान में क्या करेंगे, 273 जोड़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें बनाने के लिए दिया जाता है केल्विन को सेल्सियस में चेंज करें या फिर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें। ठीक है, फिर होगा इसके नेक्स्ट टॉपिक कि अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। अवस्था तो परिवर्तन हो गया, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से, है ना, ठोस। तो इस अवस्था परिवर्तन जो हो रही है, तो इस अवस्था परिवर्तन में तापमान का प्रभाव क्या हो रहा है ना, तापमान पर। जैसे कि कोई भी द्रव तापमान दिए तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक हो गया, फिर गलनांक हो गया, तो फिर और भी क्या परिवर्तन हो सकता है ना। तो अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव यानी कि अवस्था परिवर्तन, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में। ठीक है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है तो उसका अवस्था परिवर्तन कहते हैं। लेकिन उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान का क्या प्रभाव होता है, यानी कि तापमान पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है। जो भी पदार्थ हैं उन कणों के बीच जो ऊर्जा है ना, गतिज, तो उनके कणों के बीच को गतिज ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद जब तापमान बढ़ता है या फिर तापमान घटती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ता है तो कण जो है वो तेज गति से कंपन करने लगती हैं और वह एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तापमान बढ़ने से क्या होगा, उसकी कंपन की गति के कंपन करने लगते हैं और वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका है कि जब तापमान घटता है, जब तापमान बढ़ता हो गया, जब तापमान घटता है तो क्या हुआ कि कणों की गति धीमी हो जाती है और वह एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और पदार्थ गैस जो है द्रव या द्रव से ठोस में बदलता है। तो इस प्रकार तापमान से
कि तापमान बढ़ने पर क्या हुआ और तापमान घटने पर क्या होगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि अवस्था परिवर्तन के समय जो है वो तापमान क्यों स्थिर रहती है, यानी कि जब ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है तो उस समय तापमान क्यों स्थिर रहे। जैसे कि 100 डिग्री पर जल खोलने लगा, क्वथनांक होने लगा, फिर भी उसको और तापमान देते हैं और तापमान रहते हैं, फिर भी वो तापमान खोलता ही रहता है। क्यों तापमान स्थिर रहता है। ये तो सोच सकते हैं कि जब 100 डिग्री पर जल क्वथनांक हो रहा है तो उसको हम 120 देंगे, 150 देंगे तो वो तापमान क्यों स्थिर रहता है, क्यों नहीं खोलने से और कोई अवस्था में चेंज हो रहा है। ये सोचने वाली बात है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 में आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही थी, इस कारण इस चैप्टर का पार्ट 1 रखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव, जिस प्रकार से तापमान पर प्रभाव देखें और इन तापमान स्थिर क्यों रहता है, उसमें फिर गुप्त ऊष्मा भी पढ़ेंगे और अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद वाष्पीकरण से हमें क्या क्या प्रभावित हो रहे हैं, है ना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी है। तो आज का पार्ट 1 में है ना इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग इतना पढ़ के रखिए। इसके नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका कंप्लीट करेंगे थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।